यूपी टीजीटी की तैयारी में लगे हुए सभी विद्यार्थियों का एमसीक्यू बेस्ड ऑन लिटरेरी टर्म्स के फास्ट रिवीजन के इस सेशन में जी आपका फिर से स्वागत है। देखिए आप लोगों के लिए आज लाया गया है पार्ट 6। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको जी पढ़ाए जा चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। बिना देरदार किए हुए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, जल्दी बताइए। देखिए आप एक बार, मैं बार बार इस बात को दोहराया कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार यूपी टीजीटी 2016, यूपी टीजीटी 2021 के पेपर का अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, उसका विश्लेषण कर लीजिए और तब आपको परीक्षा, इस परीक्षा में 22 की परीक्षा में जो भी पैटर्न होगा वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि प्रश्न के प्रारूप अब कैसे होंगे, प्रश्नों के पैटर्न क्या होंगे। ठीक है ना। और देखिए प्रश्नों का पैटर्न कुछ इसी तरह से अब लिटरेरी टर्म्स में प्रश्न बन रहे हैं और बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। चलिए आप पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। व्हाट इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन एलजी। देखिए अब आपको पूरा एलजी को अच्छे से पढ़ के रखना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि आप अपनी सफलता को लेके जी गंभीर हैं। देखिए एलजी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर। कहते हैं एलजी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है नेचर में। दूसरा कह रहे हैं एलजी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। देखिए जब एलजी जी पर्सनल होगी, पर्सनल एलजी लिखा जाता है, तब वो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। जैसे किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है तो सब्जेक्टिव होती है। और जब वो इम्पर्सनल एलजी होती है जी, जब वो इम्पर्सनल एलजी होगी तब डेफिनेटली वो किस नेचर में होगी, ऑब्जेक्टिव में होगी। तो ये दोनों बातें जी सही हैं एलजी के सेंस में। तीसरा पढ़िए। देखिए अब यहाँ से आप अपना, एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहे हो, दूसरा आप अपने नॉलेज को भी जी बढ़ा रहे हैं, है ना, उसको भी बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही करते रहना है आपको। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। इलजी इज अ पोयम इन विच पोएट एक्सप्रेसेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर वन और ऑन द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी और लॉस ऑफ समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इलजी जो होती है वो कवि के दुख को व्यक्त करती है किसी प्रियजन के मृत्यु पर या मानवता के या किसी भी चीज के हनन पर, किसी चीज के लॉस पर, किसी चीज के नुकसान पर। यह भी बात जी क्या है, सही है, करेक्ट है। किस सेंस में, एलजी के। लेकिन डी विकल्प में क्या कहा जा रहा है, एलजी फाउंड इट्स ऑरिजिन इन फ्रांस। एलजी की उत्पत्ति यानी एलजी की जो शुरुआत हुई एलजी की वो कहाँ से हुई जी, फ्रांस से। तो ये बात जी गलत है। एलजी की जो शुरुआत हुई, एलजी की जो ऑरिजिन हुई जी वो ग्रीक है। ओके, आपको ये बात समझ के रखना है। तो आपका विकल्प कौन सा सही है जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देखिए प्रश्नों का जो पैटर्न है, यदि मैं इनको जी एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जहाँ जरूरी होगा वहाँ मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो आगे बढ़ता जाऊँगा थोड़ा, क्योंकि सभी विद्यार्थी बार बार ये शिकायत भी करते हैं नहीं सर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। वैसे लंबी नहीं होती है यह। ठीक है, सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। आपको यहाँ पे मिसमैच्ड ऑप्शन, देखिए इसी तरह के सवाल बने हुए थे और मैं ऐसे ही सवालों को लेकर लिटरेरी टर्म्स के इस प्रैक्टिस सेशन में फास्ट रीजन में आ रहा हूँ कि जिस प्रकार के प्रश्न बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं जी, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप फटाफट सही कर सकते हैं। पढ़िए आप, इसमें कौन सा मिसमैच्ड है। देखिए स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल लिखा, ठीक है, किसकी मृत्यु पे लिखा गया था जी, सिडनी के। मैथ्यू एर्नॉल्ड ने रग्बी चैपल लिखा, ये उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखा, है ना। मैथ्यू एर्नॉल्ड ने थैरसिस लिखा, एएच क्लॉप ये भी जी लिखा। लेकिन थॉमस ग्रे का इलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो सही है। अब आप बताइए इसमें से मिसमैच्ड क्या है। ओके, मिसमैच्ड थोड़ा सा सवाल बनाने में जी है त्रुटि हुई, आप इसको समझ जाइए कि मतलब अब ओड वन कह सकते हैं आप। ठीक, ओके, देखिए ये तीनों क्या हैं जी,
ये पर्सनल इल्जी हैं। स्पेंसर ने एस्ट्रोफेल जो लिखा वो भी पर्सनल इल्जी है जी। मैथ्यू एर्नॉल्ड ने लिखा रुबी चैपल और थॉमस ग्रे और ये भी जी पर्सनल इल्जी हैं। लेकिन जो थॉमस ग्रे का इल्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है ये किसी के मृत्यु पर नहीं लिखा गया है। ओके चलिए ध्यान देना। ओके तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, डी जी सही है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप आइए। लोनलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, सिमली है, पन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। ओके तो इसमें नो डाउट आपका मेटाफर है। क्यों कह रहा है? लोनलीनेस का मतलब होता है हम्बलनेस एंड अनइम्पोर्टेंस, ठीक है ना। इज यंग एम्बिशंस लैडर, वो यंग एम्बिशंस लैडर उसकी सीढ़ी की तरह होता है, तो ये मेटाफर है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक एज इज नॉट यूज्ड, ठीक है, कि जो शब्द होते हैं कंपैरेटिव वर्ड है ना, लाइक एज नहीं यूज होता, जो डायरेक्ट ही तुलना किया जाता है। ओके तो मेटाफर है आपका। बाकी सिमलीपन इसको ज़्यादा नहीं यहाँ पे करेंगे, सब आपको जी बताया जा चुका है कई बार, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लिया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 को आप बताइए। पढ़िए आप लोग फटाफट। यू मे एड्रेस द चेयर, द फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है कि यू मे एड्रेस, आप संबोधित कर सकते हैं द चेयर, ओके कुर्सी को। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें नो डाउट जी मेटोनमी है। मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड इज रिप्लेस्ड क्लोज्ड विद द वर्ड आर द समथिंग, जो किसी चीज से संबंधित होती है उसी शब्द को उठा के वहां पे रख दिया जाता है, ठीक है ना। ओके तो ये मेटोनमी हो गई आपका। बाकी चारों ऑप्शन को करने में जी टाइम लगेगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर लो। कहते हैं द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट्स, द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट्स। अब बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पन है कि लैटोटेस है कि मेटोनमी है, सिनेक्डोकी है। ओके तो डेफिनेटली ये इसमें आप देख रहे हैं द कप। अब द कप का मतलब क्या हुआ जी, प्याला। प्याला नहीं, प्याले में भरी हुई जी जो शराब है उसकी बात हो रही है। तो कप की बात नहीं, कप में शराब की बात हो रही है। लेकिन हम लोग उस शराब को केवल किससे व्यक्त कर दे रहे हैं जी, ओके कप से, क्योंकि उसी कप में जी शराब पी जाती है। ओके तो ये डेफिनेटली ये क्या है, मेटोनमी है। अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड इज द सीक्वेंस विच अकर्स इन, किस में आता है जी, अनस्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड आप जानते होंगे हिंदी में भी समझ लो लघु, इस चीज को जी दीर्घ कहा जाता है, समझ में आया। और फिर ये हो गया लघु। तो किसका होता है कि अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड होता है, तो किसका होता है जी, ये एम्फीब्रैच का होता है, ठीक। बाकी आपको ये भी बताया गया, अभी ये मिलेंगे एग्जाम्पल में, इसलिए मैं इनको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बताते रहिए, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जी। कहते हैं द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किड्स इज, ओके किड्स के अकॉर्डिंग जो होता है वो निगेटिव कैपेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने किसको बताया, मतलब किसको उन्होंने बताया किसके वर्क में कि कौन है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके चौसर हैं, केरनॉल्ड हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं। ये जी आपका विकल्प क्या है सही, ये शेक्सपियर है। अब आप हमें ये बताइए कि निगेटिव कैपेबिलिटी को क्वाइन कहाँ किया किड्स ने जी, और कब किया, तो इन अ लेटर टू हिज ब्रदर, और कब किया है जी, इन 1817 में। याद रखिएगा ये सब पॉइंट जी जोड़ते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को जी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। ये जीआईसी लेक्चरर में बहुत जगह ये बन चुका है, नेट में है ना, बहुत जगह ये सवाल जी आ चुका है। सिंस राइडर्स टू द सी इज, क्या है ये? एक स्टोरी है, एक नॉवेला है, कि 3 एक्ट प्ले है कि 1 एक्ट प्ले है? बताइए आप लोग। तो ये डेफिनेटली क्या है जी? 1 एक्ट प्ले है। देखिए ऐसे ही कुछ बातें मैं बता रहा था जब मैं 2016 के लिए और 2021 के लिए विद्यार्थियों को तैयारी करा रहा था। मैं उनको बार बार ये बताते जा रहा था कि क्वेश्चन अब लगातार अपग्रेड होते जाएंगे, है ना। यानी कि आपको अपनी तैयारी ट्रेडिशनल नहीं रखनी है, पारंपरिक तौर से। थोड़ा सा आप आगे भी बढ़िए। कहते हैं मिल्टन, एक मिनट, थोड़ा हम भी नए हैं जी, लग जाता है टाइम, इसमें नए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जी, है ना, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें टाइम लग जाता है। आगे, मिल्टन हैज़ डिस्क्राइब्ड गोल्ड एज प्रेसियस बेन। पहली बात तो इन पैराडाइज लॉस्ट, तो प्रेसियस बेन इज द इंस्टेंस ऑफ, तो प्रेसियस का देखिए भैया आपको अर्थ समझना पड़ेगा। अब प्रेसियस का मतलब एक तो कीमती होता है, दूसरा प्रेसियस का अर्थ होता है वेरी डियर, बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय। जब कोई चीज अत्यंत प्रिय है और ये बने का अर्थ क्या है जी? बने का अर्थ होता है कॉजिंग ट्रबल, कोई चीज परेशानी पैदा करने वाली हो, तकलीफ देने वाली हो। तो बताइए वो बहुत प्रिय भी है और तकलीफ भी देने वाली है, ये कैसे? तो ये चीजें जी हैं डेफिनेटली आपका ऑक्सीमोरॉन है। ओके, अब ऑक्सीमोरॉन को मैंने आपको बता रखा, अब इसको बार बार डिफाइन नहीं करूंगा। मेटाफर, पन, इलिट्रेशन, इसको क्या बार बार उसको बताया जाए, कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को। ठीक है, आप समझते रहिए, आप एक बात जानिए। अब आपका यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आप ये भी बात समझ सकते हो। एक ये प्रश्न तो यही बन सकता है कि मिल्टन ने किस वर्क में जो है ये बात कही है, प्रेसियस बेन फ्रेज को कहाँ यूज किया है? तो कहाँ यूज किया है जी? पैराडाइज लॉस्ट में यूज किया है। याद रखिएगा जी, सारी बातें, एक एक फैक्ट आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। बताइए पैराबल क्या है? बहुत सरफेस का क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल जी कॉमन इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए उनको इस प्रैक्टिस सेशन में जी स्थान दिया जा रहा है। पैराबल क्या है? या प्रोज पोयम नहीं जी, प्रोज पोयम नहीं होती। अ ब्रीफ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये भी नहीं होता। अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, यानी एक छोटी कहानी होती है और जो किसी नैतिक शिक्षा को सिखाती है जी, और विशेषकर ये बाइबल से होती है। ये भी बात अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपका जी यही सही है। और अ ब्रीफ टेल डेमोन्स्ट्रेटिंग विद द ग्राफिक्स, ये भी बात जी गलत है। क्वेश्चन आपका ये सही है, ऑप्शन सही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, कई बार ये आ चुके हैं आपके। लीव्स डांसिंग इज एन इंस्टेंस ऑफ, ओके, जो लीव डांसिंग कहा जा रहा है। ओके, अब बताइए किसका एग्जाम्पल है? अफेक्टिव फैल्सी, स्पूनरिज्म, मेटाफर, पैथेटिक फैल्सी। ओके, अब आपको डेफिनेटली ही आपको पता चल गया कि पैथेटिक फैल्सी होती है, पैथेटिक फैल्सी होती है ना। ओके, तो अब ये पैथेटिक फैल्सी होती है। पैथेटिक फैल्सी को किसने क्वाइन किया? ये किसने क्वाइन किया था जी? जॉन रस्किन ने। इसको भी जोड़िए। अब पैथेटिक फैल्सी में होता क्या है? तो इसमें जो होता है, ह्यूमन जो क्वालिटी होती है वो किसको ह्यूमन क्वालिटी दिखाया जाता है? टू नॉन ह्यूमन चीजों में, ठीक है ना। जो मानवीय गुण हैं वे जानवरों में, पेड़ पौधों में, या कि जो नॉन ह्यूमन में दिखाए जाते हैं, जो मनुष्य नहीं है। तो जो ह्यूमन क्वालिटी है वो नॉन ह्यूमन में दिखाया जाता है, यही पैथेटिक फैल्सी है। जैसे नाचना गाना ये कौन करता है जी?
ये ह्यूमन करता है, ह्यूमन बीइंग का गुण है। और ये किस में दिखाया जा रहा है जी? लीव्स में दिखाया जा रहा है। तो यही तो है पैथेटिक फैलेसी। ओके, अब यही सारी चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में बैठाते रहना है। जॉन रस्किन ने कॉइन किया। अब आपको ये भी हम बताते चलें, या तो ध्यान देते हैं। अब अफेक्टिव फैलेसी को कौन कॉइन किया जी? ओके, बताते रहिए आप। ओके, अब इसमें एक विंसट है, याद रखिएगा इनका पूरा नाम भी, ठीक है ना? ओके, चलिए। Which of the following words are personified? इसमें बताइए personified कौन है? Revenge as an evil ये भी नहीं है जी, swift as a wind ये भी नहीं है, thirsty earth, तो डेफिनेटली यही क्या है? थ्रस्टी अर्थ। थ्रस्टी अर्थ का मतलब क्या हुआ जी? प्यासी पृथ्वी। अब जो प्यासी है पृथ्वी, आप समझने की कोशिश करिए कि पर्सनिफाइड होता क्या है। समझ में आया कि नहीं है? पर्सनिफाइड इज अ फिगर ऑफ स्पीच। वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, है ना, उनमें जो इन ह्यूमन जो नॉन ह्यूमन थिंग है उनमें भी वो चीज़ें दिखा दिया जाता है। ठीक, अब आप ऐसे समझे रहिए, आगे बाद में बताया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए आप लोग। What figure of speech has been used in the following line? Let not ambition mock their useful toil. Okay, कि महत्वाकांक्षी लोगों को लोगों के उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एम्बिशन का मतलब तो महत्वाकांक्षा हो गई जी, महत्वाकांक्षा। और इसको किस लिए यूज किया जा रहा है? एम्बिशस के रूप में, कि महत्वाकांक्षी लोग। तो बताइए, एम्बिशन कहीं हंसती है? एम्बिशन हंसती है ना? तो एम्बिशन हंसती है तो हंसने वाला तो महत्वाकांक्षी होता है। तो एम्बिशन को भी हम लोग एक मानवीकृत कर रहे हैं, इसमें भी जी ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन क्वालिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। आप जी अर्थ को भी समझेंगे तभी बताइएगा इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन पेशेंस टू प्रिवेंट रोक देता है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ओके, और वो बड़बड़ाहट जो उसको अंदर में शिकायत हो रही है जी, मर्मर सून रिप्लाइज, उसकी बड़बड़ाहट जल्दी उत्तर देती है। तो उत्तर देना जी ये किसका काम है बताइए? उत्तर देगा, सवाल करेगा, ये मनुष्य का काम है। ठीक है, और जब कोई चीज ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन चीज में दिखा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी? पर्सोनिफिकेशन होता है, आप जानते ही होंगे। अब बताइए लाइन कहाँ आती है? ये लाइन आती है मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे बताइए। प्रॉप्सी इज द इंस्टेंस ऑफ, ये प्रॉप्सी किसका जी इंस्टेंस है, किसका दृष्टांत है बताइए? सिनेक्डोकी, लेटोटेस, प्रोलेप्सिस, नॉन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली क्या है जी? प्रोलेप्सिस। तो क्यों? क्योंकि प्रोफेसी का अर्थ आप समझिए, प्रोफेसी का भी अर्थ होता है भविष्यवाणी, ठीक है ना? और प्रोलेप्सिस का मतलब भी होता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट। जो फ्यूचर इवेंट, जो भविष्य की घटनाएं हैं उनको प्रिडिक्ट करना या उनको एंटीसिपेट करना, उनका एंटीसिपेट करती हैं फ्यूचर के इवेंट को कि ऐसा होगा। वर्तमान में ही जब भविष्य की चीज़ों का आकलन कर लिया जाए या बता दिया जाए वर्तमान में कि ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? अब इसको मैं आगे आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। ये जी प्रैक्टिस सेशन है आपका। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि लो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं इसमें समय ज़्यादा लगेगा। हु कॉल्ड एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन? अब बताइए एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन किसने कहा है? ओके,
डिस्पस मेडिटेशन किसने कहा है? मॉन्टेग ने, कि बैकन ने, कि डॉक्टर जॉनसन ने, कि चार्ल्स लैम्ब ने? तो नो डाउट इसको बैकन ने कहा है। मॉन्टेग को आप याद रखिए, ये फ्रांस के थे। ये सब सवाल जी बन सकते हैं, भले ही घिसे पिटे आपको क्लीशे टाइप के लग रहे हैं। और याद रखिएगा ये फादर ऑफ एसे हैं जी, ये फादर ऑफ क्या हैं? एसे हैं। और बैकन क्या हैं? बैकन के बारे में भी जानिए आप, ये फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं। ये फादर ऑफ क्या हैं जी? इंग्लिश एसे। ठीक, ओके। बाकी डॉक्टर जॉनसन को आप जानते होंगे। चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है जी? बताइए, एसे से संबंधित आप लोग इस पे कमेंट करिएगा। आगे बताइए। सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। अब इसको आप लोग बताइए, सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। इसमें कौन सी चीज़ें जी मिसमैच्ड हैं? आप लोग पढ़िए और बताइए। देखिए, शुरू करते हैं। कैकोफोनी क्या है जी? अनप्लेजेंट साउंड होता है, ये बात तो सही है। कोलैट क्या है? कंपेयरिंग क्रिटिकली होता है। आर्केटाइप क्या होता है? इन ओरिजिनल मॉडल। आर्केटाइप आप जानते होंगे, आर्केटाइप ओरिजिनल मॉडल, जिसको परफेक्ट एग्जाम्पल भी कहा जाता है। और फेबल क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी which conveys moral illustrations. The characters in it are supernatural being. देखिए जो फेबल होती है वो मॉरल टीचिंग करती है, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती, कोई शिक्षाप्रद होती है, लेकिन उसमें एनिमल करेक्टर होते हैं। सुपर नेचुरल बीइंग जो होती है वो करेक्टर नहीं होती है। तो आपका यही चीज जी गलत है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए आप लोग। सिलेक्टेड ओड वन। इसमें अलग कौन सी है बताइए? इसमें एक चीज ऐसा है जो तीनों से अलग है, तीन से। ठीक, बताइए जल्दी, थोड़ा सा ध्यान देखिए। सब थोड़े से टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें एक ही प्रश्न में आपकी चारों चीज की समझी जा रही है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग भी होते हैं। अब जिसको चारों चीज के बारे में पता होगा वही व्यक्ति यहाँ पे जी सही सिलेक्ट कर सकता है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछने की परंपरा जी बन चुकी है और पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप देखिए फेबल। फेबल भी क्या है? एक डिडैक्टिक है। ये भी डिडैक्टिक है, और ये भी जी डिडैक्टिक है, और ये भी जी डिडैक्टिक है। शिक्षाप्रद होती, मॉरल टीचिंग। लेकिन एनेक्डोट जो होती है वो शिक्षाप्रद नहीं होती है। ये क्या करती है? इन इलस्ट्रेटिंग अ पॉइंट। क्लियर? इलस्ट्रेट करती है अ पॉइंट। किसी बात को समझाने के लिए जो कथा बताई जाती है, जो कोई घटना या कोई दृष्टांत दिया जाता है, कोई छोटी सी कहानी बताई जाती है, उसे एनेक्डोट कहा जाता है। ठीक, ये मॉरल टीचिंग नहीं होती। बाकी ये सब तो डिडैक्टिक होती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं। ये क्या करती हैं कि एनेक्डोट इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट। समझ गए होंगे अब आप लोग? किसी पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, यानी उसे समझाने के लिए वो बात को। जैसे मान लो मैं कोई कथा कह रहा हूं, कोई भी कहानी सुना रहा हूं, कोई बात बता रहा हूं, बीच में कोई कहानी लाके मैं बताने लगा। ठीक है, तो होती है एनेक्डोट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ये देखिए आपके सामने है, फटाफट आप लोग बताते रहिए जी। इज एन एटीट्यूड ऑफ पोएट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। कौन सी ऐसी चीज है? इज एन एटीट्यूड ऑफ पोएट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो उसका कवि का जो एटीट्यूड होता है सब्जेक्ट के प्रति, वो क्या होता है उसकी तरफ? टोन होता है, कि थीम होती है, कि मूड होती है, कि प्लॉट होता है? तो डेफिनेटली ये क्या होता है जी? टोन होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? पढ़िएगा आप लोग इसे अच्छे से। मूड क्या होता है सब मैं जी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, थीम भी बता चुका हूँ, प्लॉट क्या होता है ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को, अच्छे से एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सिलेक्ट मिसमैच्ड ऑप्शन, जल्दी बताइए। देखिए, एम्बस में भी क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड होता है और स्ट्रेस। इसको आप शार्ट में समझ जाइए जी। एम्बस को लद भी कह सकते हैं, ये लघु होता है, दीर्घ होता है, ऐसे भी समझ लो।
कोड कर लिया करो, किसी भी तरीके से रटे, समझ में आना चाहिए। स्पॉन्डी में दोनों स्टेस्ट होता है, ये भी जी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपकी बात, ये भी करेक्ट है। ओके, एनापिस्ट में क्या होता है, अनस्टेस्ड और स्टेस्ड, इसका भी जी सिस्टम सही है। अब बताइए एम्फीब्रैस में क्या होता है, स्टेस्ड अनस्टेस्ड स्टेस्ड, यही चीज जी इसमें गलत है। तो इसका क्या होगा जी, इसका सही सिस्टम ये है अनस्टेस्ड। पहला क्या होगा, अनस्टेस्ड होगा, तब क्या होगा, स्टेस्ड होगा, फिर इसके बाद अनस्टेस्ड होगा। समझ गए आप लोग, अनस्टेस्ड होता है, फिर स्टेस्ड होता है, फिर अनस्टेस्ड होता है। ठीक है, देखिए आज का आपका सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को अगर ये लगता हो कि नहीं ये हमारे लिए कुछ वीडियोस उपयोगी हैं, हम लोगों का ज्ञान वर्धन हो रहा है जी, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। और इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और मेरी आपसे अगली मुलाकात फिर से इसी चैनल पर फिर से होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।